हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आइए आज शुरू करते हैं इस श्रृंखला में। आज आपके लिए है कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू। कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू बहुत ही सरल भाषा में और एक आसान भाषा में, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए, एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए लाया गया है उच्चारण स्थान एंड विराम चिन्ह। दो चीज़, उच्चारण स्थान और विराम चिन्ह, जो हर परीक्षा में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन दोनों मिला के आ जाते हैं। दो विराम चिन्ह का, एक उच्चारण स्थान का, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल हो, पुलिस हो, दरोगा हो, किसी भी एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थान, यहाँ पर देखिए क वर्ग दिया गया है। क, ख, ग, घ और अंगा। इन सब का क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसी प्रकार छ वर्ग, छ वर्ग मीन्स पूरा छ छ ज सब एक साथ आ जाएगा। तो च, छ, ज, झ, य, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। अभी आपको ट्रिक बताएंगे तो बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे देख लें एक बार। फिर ट वर्ग, ट वर्ग मीन्स ट, ठ, ड, ढ, ड़, पांचों अक्षर हो जाएंगे और पांचों अक्षर के लिए मूर्धन्य होगा। तो फिर देखिए एक बार, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इन सब का क्या है? मूर्धन्य हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य। और यहाँ पर हो जाएगा त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इनका क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। फिर देखिए प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ मीन्स ओंठ, ओंठ की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए प, प बोलिए तो प में देखिए दोनों ओंठ आपके टच हो जाएगा। प, फ, ब, तो ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम ओष्ठ पड़ा है। अब देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एक बार में समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगी। तो देखिए अकुह, अकुह का अर्थ हुआ अ, आ, क वर्ग, क वर्ग में पांचों अक्षर क, ख, ग, घ, अंगा और ह हो जाएगा अकुह। और ये जो विसर्ग है, विसर्ग, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो कभी कभी आ जाए विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है। अगर मान लो कहीं से आ जाए कि ऐसे दिया रहे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर से देखिए अकुह, अकुह मीन्स विसर्ग ये लगा है। तो अकुह, अ छोटा अ, बड़ा अ, बड़ा आ, और यहाँ क वर्ग, क वर्ग पांचों अक्षर हो जाएंगे क, ख, ग, घ और अंग और ह हो जाएगा। और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है, आपको शायद याद हो गया होगा। अकुह, अकुह कहेंगे तो अ और छोटा अ, बड़ा अ, क वर्ग, क के पांचों अक्षर क वर्ग के, क, ख, ग, घ, अंग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब किसी भी एग्जाम में आ जाए, आप अकुह याद कर लीजिए। अ, बड़ा आ, क वर्ग के पांचों अक्षर आ जाएंगे और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। चलिए उसके बाद देखिए ईचुयस, ईचुयसा, ये संस्कृत से बनाया गया है। ईचुयसा नाम तालु। तो ईचुयसा नाम तालु, या तो यहाँ से फिर इस पूरा उसका श्लोक ही है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ईचुयसा नाम तालव्य, ऋडुरसा नाम मूर्धन्य, उपाधनीय नाम ओष्ठव। तो वहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो ईचुयस, तो यहाँ से देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छ वर्ग, छ वर्ग में क्या हो जाएगा? छ वर्ग में पांचों अक्षर हो जाएंगे च, छ, ज, झ और य। ये पांचों अक्षर छ वर्ग के हो जाएंगे और य हो जाएगा। और ये वाला स, तालव्य स,
तालव्य स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तालव्य स। कई बार प्रश्न में एग्जाम में आया है कि इस स का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ताल, ये तालुस बोले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य में क्या हो जाएगा रि ट वर्ग और र और स, ऋतु रसाणाम। ट वर्ग में पांचों अक्षर हो जाएंगे ट ठ ड ढ ड़, और यहाँ ये वाला जिस पेट जिसका बीच में फटा रहता है इस वाले स का भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। कई बार पूछा गया है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, जो बीच में ये फटा रहता है इस स का, तो क्या होगा मूर्धा होगा। मूर्धा या मूर्धन्य दिया रहेगा, दोनों में से कुछ दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि इस स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा। फिर देखिए ली तु लसा नाम दंती, ली तु ल सा नाम मीन्स ली तो संस्कृत में ही मिलेगा, त वर्ग हो जाएगा त थ द ध न, फिर ल हो जाएगा और स, ये वाला स दंती हो जाएगा। तो अगर यहाँ से पूछा जाता है कि सरौता वाला हम लोग जिसको कहते हैं बचपन पढ़ते आए हुए हैं, तो सरौता वाला स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दंती हो जाएगा, मीन्स दंत हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत से बोला जाता है। अब तीनों स को ध्यान रखना भी बताते हैं, ये दंती स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर उ, छोटा उ, बड़ा उ, प वर्ग मीन्स पांचों वर्ड हो जाएंगे इसके, प फ ब ब म, ये किससे बोले जाते हैं ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओंठों की सहायता से, इसलिए इनको ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओष्ठ हो जाएगा प वर्ग का। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए ए कैसे बना कंठ तालु, कंठ तालु याद तो कर लेते हैं बच्चे कैसे बना, जब आप इसको जान जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कंठ तालु ए का कैसे होता है। तो चलिए देखिए, कलर चेंज, ठीक, चलिए देखिए अ प्लस ई, ये दोनों मिलाकर बनता है ए, अ प्लस ई, और अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अ का उच्चारण स्थान होता है क, कंठ, प्लस क्या बन गया प्लस ई का उच्चारण स्थान होता है ताल। तो जब इन दोनों वर्ड के योग से क्या बन रहा है ए बन रहा है, तो क्या इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ताल। तो कंठ तालव्य कहते हैं या कंठ तालु, एक साथ कहेंगे, क्या कहेंगे कंठ ताल। ठीक, अब देखिए ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। देखिए ओ कैसे बनता है, तो ओ बनता है अ प्लस उ, जैसे संधि हम लोग कहते हैं कि महाधन उत्सव महोत्सव बनता है, तो आ और उ मिलकर ओ बनता है, उसी प्रकार यहाँ अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है ओ बनता है। तो यहाँ से अ क्या है, अ का उच्चारण स्थान होगा कंठ, और प्लस उ का उच्चारण स्थान क्या होगा ओष्ठ। अब कंठ और प्लस ओष्ठ जब दोनों एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इन दोनों का ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। फिर वकारस दंतोष्ठ, इसका आपको याद करना है कि वकारस क्या है दंतोष्ठ है, तो वकारस का क्या हो जाएगा व का उच्चारण स्थान क्या है दंतोष्ठ हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हाँ, यहाँ थोड़ा और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी उसे पंचमा अक्षर का पूछा जाए, इनका क्या है, यहाँ हो जाएगा ड़ और न, और क्या हो जाएगा म, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ प्लस नासिका, कंठ नासिका भी दिया जा सकता है। तो इसी तरह जिस वर्ग का है उस वर्ग का उच्चारण स्थान प्लस नासिका, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा तो क्या है ताल प्लस
नासिका ऐसे भी दिया जा सकता है। तो और यहाँ पर ऐसे ट है तो ट का क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य प्लस नासिका, यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है। तो दो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया विराम। विराम क्या होता है, विराम के बारे में जानेंगे। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव, जैसे काम करते करते व्यक्ति थक जाता है तो कुछ देर के लिए रेस्ट करता है। क्या करता है, रेस्ट, आराम करता है, आराम। तो आराम करता है तो उसको फ्रेश हो जाता है। उसी तरह जब हम कोई साहित्य पंक्ति या कुछ कविता या पढ़ते हैं तो उसमें हमें उसका सार्थक अर्थ निकालने के लिए उचित समय पर ठहराव ज़रूरी है। अब कहाँ कितना ठहराव लेना है, कि फुल स्टॉप लेना है, पूर्ण विराम लेना है, पूरी तरह से रुकना है, कि थोड़ी देर के लिए रुकना है, कि मात्र थोड़ा रुकना है, उस तरह के इन्हीं को हम पढ़ेंगे। इन्हें ही कहते हैं विराम। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखिए, शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा जाता है कि चिन्ह कैसे लिखा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे चिन्ह सही मानते हैं, ये चिन्ह बिल्कुल 110% गलत है। न आधा नहीं होता, ह आधा होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से वर्तनी के लिए भी देख लीजिए, कि आपके मन में देखे रहेंगे, ध्यान में रहेगा कहीं ना कहीं। अगर आपको लिखते हैं तो पहले आधा हलंत लगाएंगे, फिर न लिखेंगे चिन्हन, चिन्ह, चिन्ह इसको इस तरह लिखा जाता है, इस तरह नहीं लिखा जाता, चिन्ह नहीं लिखा जाता, गलत है, पूरी तरह से गलत है। और यही आप बार बार पढ़ते हैं तो आपके माइंड में यही रहता है कि वर्तनी आते हुए भी गलत करके चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, चिन्ह नहीं हो गए, गलत है। सही ये वाला है कि ये जो है, ह आधा है, न पूरा है। चलिए देखते हैं विराम का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ है ठहराव, ठहराव। अब देखिए विराम कुल कितने हैं, तो कामता प्रसाद ने 20 बताए हैं, तो उसी को हम लोग भी मान रहे हैं कि 20 ही हैं। चलिए देखते हैं, कुल 20 विराम हैं। तो देखिए पहला क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है जब कोई भी पंक्ति या कोई भी लाइन आप लिखते हैं और उसको फुल स्टॉप लगाना होता है, पूरी तरह से ठहराव उसके रुकने के लिए उसमें जब यूज होता है तो पूर्ण विराम इस तरह लगाया जाता है वाक्य के अंत में, ठीक। अब यहाँ से उसके बाद अल्प विराम। अब यहाँ से अल्प विराम है तो इसमें पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहराव होगा। तो अल्प विराम का चिन्ह इस तरह होता है, ऐसे, जिसको कामा कहते हैं, इसको कामा कहते हैं। तो इस तरह का चिन्ह लगा रहता है। जैसे कब लगता है, जब एक ही कैटेगरी के दो या दो से अधिक शब्द आते हैं, जैसे राम, श्याम और मोहन, इस तरह आएगा, तब यहाँ पर आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। जैसे एक ही कैटेगरी के कई शब्द एक से अधिक आते हैं तो उनके लिए कामा का यूज होता है, इसे कहते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। उसके बाद क्या है, अर्ध विराम। क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम देखिए, अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह होता है, यहाँ बिंदी होती है और इस तरह बना होता है, इसको कहते हैं अर्ध विराम। इसका टाइमिंग क्या है, इसका है पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए, ठहराव के लिए, ये दोनों के बीच में होता है। कि पूर्ण विराम ज़्यादा समय लगता है, फिर उसके बाद अर्ध विराम में, फिर उसके बाद अल्प विराम कामा में, ठीक। एक मिनट, हाँ कामा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठहराव का समय लगेगा, यहाँ उससे कम, और यहाँ पर क्या है, सबसे कम। तो इस तरह इसको समझिए, अर्ध विराम इसको कहते हैं। फिर देखिए प्रश्न चिन्ह, जब प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, क्या वह जा रहा है, क्या वह आ रहा है, क्या वह रो रहा है, क्या वह गा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह उल्टी करके हंसिया समझिए, क्या है, हंसिया, ऐसे देखिए इस तरह बना है, ये वाक्य में लगा है, तो क्या है, प्रश्न चिन्ह है या प्रश्नवाचक है। कौन सा विराम है, प्रश्नवाचक, इस तरह लगा रहेगा लास्ट में सेंटेंस में। देखिए इसे लिखा रहेगा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, और वाक्य में यहाँ पर लास्ट में ऐसे लगा रहेगा। तो आप इसको पहचानें कौन सा है चिन्ह, प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का इस तरह साइन होता है, योजक, जैसे वाक्य में लिखा रहता है कि रात और दिन, ऐसे करके। तो एक दूसरे के विपरीत जब शब्द बताते हैं तो एक और का संबोधन होता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। इसी को कहते हैं सामासिक चिन्ह, सामासिक। तो आपको सामासिक चिन्ह भी दिया रहेगा तो यही होता है। इसी को डैश भी कहते हैं, डैश, डैश चिन्ह होता है, कहते डैश लगा दो तो डैश, यही वाला डैश भी है। तीनों एक ही नाम, एक ही का नाम है योजक का। योजक का क्या क्या नाम है, तो योजक चिन्ह है,
सामासिक चिन्ह है और डैश, तीनों नाम से जानते हैं। और इसका सिंबल क्या है, इस तरह वाक्य के कोई भी सेंटेंस, दो वाक्य होते तो इससे बीच में लिखा, जैसे रात और दिन ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, विस्मय बोधक या विस्मय विराम क्या होता है। तो विस्मय विराम क्या होता है, उसका सिंबल ये होता है, देखिए ध्यान से, ऊपर और नीचे ऐसे बिंदु लगी रहती है, तो इसको कहते हैं विस्मय। यह क्या बताता है, ये आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, हर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई जैसे आश्चर्य, विस्मय का मतलब कोई आश्चर्यचकित कोई काम हो गया, तो वहाँ पर उसके यूज के लिए यहाँ पर क्या होता है, आश्चर्यबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसका सिंबल क्या है, ऐसे और नीचे बिंदु, बिंदु। ठीक है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको जीवन में नहीं भूलेगा। बस अच्छी तरह मन लगा के इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की झंझट नहीं रहेगी, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। और हर परीक्षा में कहीं ना कहीं इससे विराम चिन्ह से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे जिसका एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, जेट टेट या फिर एमपी टेट का हो, होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा। एमपी टेट में 30-40 हज़ार के आसपास वैकेंसी है। इस बार प्री मेंस हटा के केवल टेट कर दिया, एमपी टेट की बेस पर भर्ती की जाएगी। तो आप अच्छे से तैयार करिए, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको स्कोर करने में फ़ायदा होगा। चलिए देखिए, फिर क्या है, विवरण चिन्ह। जैसे विवरण चिन्ह इस तरह लिखा जाता है, विवरण, विवरण ऐसे। यहाँ पर जब कोई टिप्पणी लिखनी होती है, किसी के बारे में लिखना होता है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं। उसके बाद विस्तार से लिखते हैं उसके बारे में। कैसे लिखते हैं, विस्तार से, विस्तार से लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। क्या होता है, विवरण चिन्ह, दो बिंदु और ऐसे डैश की लाइन बनी होती है, तो इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। फिर उसके बाद कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह जानते हैं सब, कोष्टक क्या है, इसको छोटा कोष्टक कहते हैं, इसको हम बड़ा कहते हैं, और ये जो बीच वाला है इसको मझला कहते हैं। तीन प्रकार कोष्टक हैं। एक कोष्टक छोटा वाला हो जाएगा, ये वाला सेकेंड पोजीशन पे आता है, और ये सबसे बड़ा होता है। तो तीन कोष्टक चिन्ह हो गए। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर क्या है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, दो, अवतरण उद्धरण दोनों एक ही हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरह लिखा है 6, इसको ऐसे इस टाइप का बना रहता है, ऐसे कुछ करके, इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। और ऐसे लिखा होता है तो इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण का मतलब देव उद्धरण, देव उद्धरण होता है। तो दो बार लिखा है, दो है, तो इसको उद्धरण कहते हैं। समझ में आ गया। अवतरण उद्धरण में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको फिर से एक बार देखिए। ऐसे अगर सिंगल लिखा है तो इसको अवतरण कहते हैं, और ऐसे डबल लिखा है तो इसको उद्धरण कहते हैं या द्विउद्धरण कहते हैं। बात एक ही हुई। तो दो बार लिखा है तो उद्धरण कहेंगे। फिर उसके बाद है लाघव। लाघव चिन्ह क्या है, लाघव दिया है। लाघव जैसे, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना हो। कैसे लिखना हो, संक्षिप्त में। संक्षिप्त में कैसे लिखना, जैसे हमें लिखना है डॉक्टर, तो हमने ये लाघव चिन्ह लगा दिया। या हमें लिखना है हिंदी में ऐसे डॉक्टर, तो हम ऐसे लगा देते हैं। या तो हमें लिखना है माननीय, तो ऐसे हम लगा दिए। या हमें लिखना है यम डॉट ए, तो ये लाघव चिन्ह का है। शॉर्टकट में जब हम लिखते हैं, यम ए हो गया, बी ए हो गया। इसको अगर हिंदी में भी हमें लिखना है तो यहाँ से हो जाएगा, जैसे बी और लाघव चिन्ह लगा दिए, ए, बी ए, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग है। फिर देखिए क्या है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के लिए ऐसे जब वाक्य लिखते हैं लास्ट में खत्म ऐसे ऐसे करके हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये लुप्त है, यहाँ पर ऐसे लोप हुआ है। पाद चिन्ह से, पाद चिन्ह क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, मान लीजिए करमचंद गांधी हमें लिखना, तो ऐसे हम अंडरलाइन करते हैं, इसी को पाद चिन्ह कहते हैं, अंडरलाइन को। इसको अंडर लाइन को, अंडरलाइन को क्या कहते हैं, पाद चिन्ह। किसी भी शब्द के पीछे जैसे मान लीजिए लिखना है कबीर दास, और हमें अंडरलाइन ऐसे करना होता है, तो ऐसे इसी कहते हैं पाद चिन्ह। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह ये है यहाँ पर हंस पद, इसी को हंस पद कहते हैं, इसी को काक पद कहते हैं, इसी को त्रुटि बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं।
तो त्रुटि बोधक में क्या है, इस तरह होता है, इनका इसका सिंबल ये होता है ऐसे। जैसे हम कोई सेंटेंस या कोई वाक्य लिखते ऐसे चले जाते हैं, कुछ शब्द हमारा छूट जाता है तो हम ऐसे करके उसको ऊपर लिख देते हैं, यही हमारा त्रुटि बोधक या काक पद चिन्ह या हंस पद बोलेगा, तीनों चिन्ह इसी को कहते हैं। और ये दीर्घ उच्चारण के लिए है, ये यस यस ऐसे करके बना होता है, इसका दो उच्चारण मात्रा का दो समय होता है, दीर्घ उच्चारण के लिए होता है। पाद बिंदु होता है कि ऐसे कोई शब्द लिखिए और उनके नीचे ऐसे बिंदु लगा दे, पाद बिंदु कहते हैं। जैसे क हो गया, यहाँ ज हो गया, जैसे हम जफर लिखना है तो ऐसे लिख जाते, जफर, यहाँ ख हमें लिखना है तो ऐसे पॉइंट नीचे लग जाती है, तो ये पाद बिंदु होता है। चलिए उसके बाद देखिए तुल्यता सूचक, जब दो शब्द बराबर हो जाएं तो उसके लिए तुल्यता सूचक लिखा जाए, जैसे 2 = 2, 3 = 3, तो ये हो गया तुल्यता बोधक। ये टीका सूचक है, स्टार प्लस 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 2 करके दिया रहेगा। पुनरुक्त सूचक, जैसे आप एक ही शब्द को बार बार न लिखें, उसके जगह पर ऐसे करके छोड़ देते हैं। जैसे हमें यहाँ लिखना है प्रयागराज, यहाँ लिखना है प्रयागराज, प्रयागराज, फिर हमें प्रयागराज लिखना होगा तो हम ऐसे करके छोड़ देंगे, फिर ऐसे लिखना होगा तो फिर हम ऐसे करते चले जाएंगे। इसी को कहते हैं पुनरुक्त सूचक विराम। फिर उसके बाद है उपविराम, विसर्ग को उपविराम के नाम से जाना जाता है, ये तो विसर्ग है, इसको उपविराम कहते हैं। फिर है 20 नंबर में इसको समाप्ति सूचक, जब आप कोई वाक्य या कुछ सबको समाप्त करते हैं, मान लीजिए अपना लेखन का कार्य, तो ऐसे लास्ट में ये इस तरह होता है, ऐसे करके और ऐसे बना दिए, समाप्त हुआ ऐसे, इसको कहते हैं समाप्ति सूचक, इसका मतलब समाप्त हो गया, अब इसके आगे नहीं है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा विराम के बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं किसका क्या आंसर होगा जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है, अल्प विराम के बारे में बताना है। तो क्या ये पहला है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए पहले में क्या है, पहले में क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है, सेकंड में क्या है अर्ध विराम है, थर्ड में क्या है अल्प विराम है, और फोर्थ में क्या है उप विराम है। तो आपको बताना क्या है, पूछा है अल्प विराम क्या है, तो अल्प विराम क्या होता है, इस तरह लिखा जाता है। तो अल्प विराम हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में अल्प विराम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम बताना है। तो क्या ये पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अभी बताया गया कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इस तरह लिखा है इसको उप विराम या विसर्ग कहते हैं, इस तरह लिखा रहेगा जिसको अल्प विराम कहेंगे, इस तरह लिखा है इसको पूर्ण विराम कहेंगे, और इस तरह लिखा है इसको आश्चर्यजनक या विस्मय बोधक कहते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा उप विराम है, उप विराम के बारे में पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन क्वेश्चन वर्ड है, आपका प्रश्नवाचक है, दूसरा विस्मय बोधक है, तीसरा उप विराम है, चौथा अल्प विराम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 में क्या है उप विराम पूछा गया। अब पैटर्न बदल रहा है तो कभी कभी ऐसे दे देता है और इसको पूछता क्या है, विसर्ग नाम नहीं दिया रहता, इसका नाम दिया रहेगा उप विराम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उप विराम को ही विसर्ग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में कौन सा काक चिन्ह है, काक, काक चिन्ह अभी हमने बताया है। पहला ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रश्न ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है विस्मय बोधक, ऑप्शन नंबर 3 है उप विराम है, और ऑप्शन नंबर 4 जब 3 नहीं है तो फिर चौथा ही सही होगा। इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं पेपर में क्वेश्चन में बिना जल्दबाजी। अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम 3 किसी तरह गलत कर देंगे, तो जो बचेगा वो करेक्ट हो जाएगा। काक चिन्ह क्या होता है, इसी को त्रुटि बोधक कहते हैं, इसी को हंस पद भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है हंस पद क्या है, तो हंस पद इसी को कहते हैं, इसी को त्रुटि बोधक कहते हैं, इसी काक पद चिन्ह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह शायद रिपीट हो गया क्या, एक मिनट, नहीं रिपीट नहीं, ठीक, लाघव चिन्ह कौन है, लाघव जैसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं VA, लाघव लग गया यहाँ पर, लाघव चिन्ह MA, BSC, BED, MSC, ये सब लाघव चिन्ह लगे हैं। डॉक्टर,
डॉक्टर, तो लाघव चिन्ह लगा है, तो लाघव चिन्ह ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्मय चिन्ह है, विस्मय बोधक बताना है। विस्मय बोधक क्या है, ऑप्शन नंबर 4, शायद इसकी भी बात हो चुकी है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ 7 होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक बताना है। तो यह आपका अर्धविराम है, यह है प्रश्न सूचक है, ये उपविराम है, ये विस्मय बोधक है। तो क्या यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कौन सा विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह आपको बताना है। तो ये क्या है आपका अर्धविराम है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, और यहाँ पर उपविराम है, ये आपका विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह अभी बताया गया, इस तरह लिखा जाता है, ऐसे करके उसके बारे में विस्तार से लिखते हैं, विवरण चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। और हम आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारी देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, और आप पूरे मन से पढ़ेंगे तो आपका तैयारी अच्छी होगी, और क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको इसी तरह से मिलते हैं और मिलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही।